तो नेक्स्ट है भाई अपने पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म को डिस्कस करना चाहते हैं, इवेपोरेशन। मान लीजिए मेरे पास भाई कोई एक ओपन कंटेनर है, और इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है। मैं एक बोतल की बात करता हूं। मान लीजिए मेरे पास जो भी एक पानी की बोतल है जो हमने घर पे रखी हुई है, मान लीजिए अगर मैं उसके ढक्कन को ओपन कर दूं तो क्या उसके वेट में कोई कमी आएगी? अभी मेरे पास एक बोतल थी जिसमें मैंने पानी रखा हुआ। पहले मैंने क्या करा, बंद करके रखा था उसको, लेकिन मैंने क्या किया, उसके ढक्कन को ओपन करके रख दिया उस बोतल को। तो क्या उसके वेट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा? बताओ भाई, क्या उसके वेट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा? यस सर, होगा। होगा। उसका वेट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा उसका वेट। कम होगा। जैसे मान लीजिए पहले आपने जिस बोतल में पानी भरा, आपने उसका वेट किया, मान लीजिए वो कितना था, मान लीजिए वो W ग्राम था। फिर आपने क्या किया, उसको ओपन करके रूम के अंदर रख दिया, जहां भी रख दिया। तो अगर आप 1 घंटे बाद उसका वेट लें, और मान लीजिए आपने उसका 1 घंटे बाद वेट लिया और वो है आपके पास X ग्राम, तो अगर आप इन दोनों वेट को कंपेयर करेंगे तो दिस W इज ग्रेटर देन X। ये जो वेट था आपके पास पहले, ये ज्यादा था एज कंपेयर टू जो वेट आपने 1 घंटे बाद किया उसके कंपैरिजन। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए आपके पास जो बल्क में मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारा? बल्क वाला। ये जो बल्क में मॉलिक्यूल है, इसको हर डायरेक्शन से मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो क्या ये मॉलिक्यूल यहां से गायब हो पाएगा? क्या ये यहां से एस्केप हो पाएगा? बल्क वाला मॉलिक्यूल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो इस बॉटल के सरफेस में मॉलिक्यूल होंगे, अगर मैं उनकी बात करूं, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, इन सरफेस के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो इन पे भाई कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी? इनको सिर्फ यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? अबव एवरेज। काइनेटिक एनर्जी अबव एवरेज है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम लग रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये यहां से एस्केप हो जाएगा और किस फॉर्म में चला जाएगा भाई? किस फॉर्म में एस्केप होगा? वेपर फॉर्म में। क्या आप इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? जो बल्क का मॉलिक्यूल है उसको हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जिसकी वजह से वो एस्केप नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है उसको सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स अट्रैक्ट कर रही होगी, और ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है इनका काइनेटिक एनर्जी है अबव एवरेज हो चुका है,
और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बल्क मॉलिक्यूल के कंपेयर में बहुत कम है। तो एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है, तो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है यहां से एस्केप होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जो वेट होगा कंटेनर का वो क्या हो जाएगा, पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा, पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया भाई, इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, चलो मैं दूसरा बताता हूं। अब मैंने यहां पे क्या करा, इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया। ये मेरा ओपन कंटेनर था, और ये क्लोज कंटेनर। तो इसमें क्या भरा है भाई, मैंने पानी भरा है। क्या अब यहां पे इवेपोरेशन होगा, है भाई, क्या अब यहां पे इवेपोरेशन होगा, हाँ या ना बोलिए भाई। पहले मेरे पास ओपन कंटेनर था, अब मैंने क्लोज कंटेनर रख लिया, क्या अब यहां पे इवेपोरेशन होगा या नहीं, बताओ भाई, होगा क्या यहां पे इवेपोरेशन? नो सर। क्यों नहीं होगा? होगा सर। इवेपोरेशन अब भी होगा, लेकिन इवेपोरेशन अब भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले जो मॉलिक्यूल यहां से एस्केप हो रहे थे अब वो एस्केप नहीं हो पाएंगे। पहले कंटेनर का जो वेट कम हो रहा था अब वो कंटेनर का वेट कम नहीं हो पाएगा। इवेपोरेशन अब भी होगा, जिन भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो क्या करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप देखें गर्मियों में जो भी बॉटल हमने रूम पे रखी होती है उसका ऊपर वाला जो खाली पोर्शन होता है उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, तो ये इवेपोरेशन होके जो नीचे वाले मॉलिक्यूल जिनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है वो इस बॉटल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब ये यहां से बाहर नहीं जा सकते। बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कंटेनर बंद पड़ा है। तो अब यहां पे सिर्फ एक प्रोसेस चल रही थी, यहां पे कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दो प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो आपका इवेपोरेशन हो ही रहा था, और दूसरी प्रोसेस यहां पे क्या हो जाएगी भाई, दूसरी प्रोसेस यहां पे इवेपोरेशन तो हो ही रहा था, दूसरी प्रोसेस कौन सी स्टार्ट हो जाएगी यहां पे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता था भाई, इवेपोरेशन में लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसियस में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंसेशन में इसका उल्टा होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। अब याद करिए अपना वो चैप्टर जिसमें ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम वाला, मतलब अब आपका रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन एक ऐसी स्टेज आएगी कि जितना लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और इस स्टेज पे किस स्टेज पे होगा ये, इक्विलिब्रियम के ऊपर। इस इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ये लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसी प्रेशर को नाम दिया गया है वेपर प्रेशर। मैंने बोला जब ये रिएक्शन मतलब कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये कब हो जाएगा, जब हमारी रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होते ही जितना पानी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉरी गैस में कन्वर्ट होगा, उतना ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और इस स्टेज के ऊपर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर है ये इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। उसको कौन सा प्रेशर बोला जाता है, वेपर
प्रेशर। तो पहले डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ। तो लिखेंगे भाई इसमें इवेपोरेशन में लिखेंगे द नेट स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, द नेट स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल present at the surface, the net spontaneous conversion of liquid molecule present at the surface into vapor molecules is known as evaporation, तो क्या बोला हमने कि लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्ट होने का जो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है उसको बोला जाएगा इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ फैक्टिंग इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है भाई आपके पास नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे एक मेरे पास भाई पानी है और दूसरा मेरे पास रसना है। अब गर्मी आने वाली है तो रसना की बात होगी, तो किसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा? पानी और रसना, किसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा? कोई बता सकता है मुझे? एक आपके पास पानी है और दूसरा आपके पास रसना है, किस पानी का? क्यों? जो रसना है उसमें तो थोड़े बहुत साल्ट भी तो मिले होंगे। हाँ, देखिए जो मेन काम है यहाँ पे, वो जो भी आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स आपको देखना है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल के बीच में, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स, उसका इवेपोरेट होने की टेंडेंसी उतनी ही कम। तो अगर पानी और रसना को कंपेयर करें तो पानी के केस में जो इंटरेक्शन फोर्स होगी वो वीक होगी और रसना के केस में इंटरेक्शन फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो रसना के मॉलिक्यूल का जो इवेपोरेशन रेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पानी। सेकंड, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है उनका पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। अगर उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीज the rate of evaporation also increase। नेक्स्ट में मेरे पास
नेक्स्ट है मेरे पास सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यह था आपके पास इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। नेक्स्ट है भाई अपने पास वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जब भाई हमारे पास T इज इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 का मतलब क्या है भाई? जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो T इक्वल टू 0 पे अपने पास क्या था भाई? सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन था हमारे पास? लिक्विड। कौन सी प्रोसेस हो रही थी वहां पे? सिर्फ इवेपोरेशन। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। व्हेन T इज इक्वल टू T, जब टाइम कुछ सेकेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? कोई बताएगा मुझे? अभी व्हेन T इज इक्वल टू T, तो बोलिए मुझे। जब T इज इक्वल टू T हो जाएगा तो आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी होगा और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल भी होगा। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल आपके जो लिक्विड मॉलिक्यूल थे वो गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो रिएक्टेंट क्या था मेरा? लिक्विड। और प्रोडक्ट क्या था मेरा? यहां पे गैस। तो यहां पे लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। मतलब यहां पे अब दो प्रोसेस चल रही है। कौन कौन सी? एक तो इवेपोरेशन है और दूसरी कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगी। और रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अभी भी मैक्सिमम है और रेट ऑफ कंडेंसेशन यहां पे क्या हो चुका है? धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। एक ऐसा टाइम आएगा जब T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास रिएक्टेंट जो लिक्विड फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट जो गैसेस फॉर्म में है, और यहां पे इवेपोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। लेकिन रेट क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इसको बोला जाएगा भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये रिएक्शन हमेशा चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब तक पानी है उस कंटेनर में तब तक ये रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मूव करता जाएगा। जितना पानी वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर पानी में कन्वर्ट होगा, प्रोवाइडेड जब तक उस बॉटल के अंदर कंटेनर, उस बॉटल के अंदर पानी होगा। तो यहां पे इस इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? लिखेंगे सभी, वेपर प्रेशर। तो लिखेंगे भाई वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the vapor of liquid, the pressure exerted by
the vapor of the liquid over the surface of liquid, the pressure exerted by the vapor of liquid over the surface of liquid when liquid and vapor are in equilibrium with each other at a given temperature or it is the equilibrium constant between liquid and gases at equilibrium. ठीक है, तो ये जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है लिक्विड और गैसेज के बीच में, इस केस पे जो गैसेज होती है वो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है भाई, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला फैक्टर वही है वही जो इवेपोरेशन में था, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में मेरे पास प्योर H2O है और सेकंड कंटेनर में मेरे पास C2H5OH है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा भाई? एक कंटेनर में आपके पास H2O है और दूसरे में C2H5OH है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जिसके मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, मीन उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इंटरेक्शन फोर्स होगी वो किसके बीच में होगी? H2O और H2O मॉलिक्यूल में। यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स होगी वो किसके बीच में होगी? C2H5OH और C2H5OH। अब यहां पे कौन सी इंटरेक्शन फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर आपको पता हो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, नेट के अंदर। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें OH C2H5, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, नॉन पोलर है। यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन? ये O और H के बीच का जो बॉन्ड है, सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ, और यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब H2 और H2 मॉलिक्यूल को तोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ। तो अगर ये नहीं टूटेगा तो इसका इवेपोरेशन भी कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो इसका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं
therefore vapor pressure of H2O is less than vapor pressure of इथेनॉल। H2O का वेपर प्रेशर इथेनॉल से कम है। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, फर्स्ट है जैसे C2H5OH, इस पर आप लोगों ने सुना होगा ग्लाइकोल का नाम CH2OH, और थर्ड है मेरे पास ग्लिसरीन, तो बताइए भाई वेपर प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। यहां पे एक OH मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे दो OH तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे तीन OH तो यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहां पे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन इसका वेपर प्रेशर सबसे कम। तो आपके पास C का सबसे कम, फिर B का उससे ज्यादा और A का मैक्सिमम, A का मैक्सिमम। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है मेरे पास टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास टेम्परेचर, और अपने को पता है टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर इंक्रीज। जैसे मेरे पास था X लिक्विड चेंज इनटू X गैसेज, अगर मैं इसका Kp लिखूं तो इसका Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ X, ओनली गैसेज स्पीशीज इन्वॉल्व होती है Kp की टर्म में। और अपने को पता है द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बाय, ये इक्वेशन भाई आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज की होगी, log K2 by K1 is equal to delta H divided by 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। मान लीजिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था तो प्रेशर कितना था मेरे पास? P1 वेपर प्रेशर, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 था तो प्रेशर वेपर प्रेशर था मेरे पास P2। तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास log P2 P1 is equal to delta H divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। और इस इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ठीक है? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसी तरह जो लास्ट फैक्टर है मेरे पास सरफेस एरिया। तो यहां पे वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू impurity. Vapor pressure is directly proportional to surface area and inversely proportional to impurity. ठीक है, अगर मेरे पास यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन वाटर या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पे H2O है वो प्योर है तो उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन आपने क्या किया, H2O में मान लीजिए कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नमक डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अब वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ नमक के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और वहां पे सिर्फ इवेपोरेशन किसका होगा, पानी का, नमक के मॉलिक्यूल का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नमक के जो मॉलिक्यूल है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जो वेपर प्रेशर होगा, इवेपोरेशन होगा, वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का होगा, नमक का नहीं होगा। तो इस केस में तो प्योर वाटर मॉलिक्यूल है तो इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन कम हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में नमक के मॉलिक्यूल आ चुके होंगे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, vapor pressure of pure solvent will be greater than the vapor pressure of its solution. Vapor pressure of pure solvent will be greater than vapor pressure of its solution. ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके पास वेपर प्रेशर। कल भाई हम रॉयल्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, उसमें 3 केस हम पढ़ने वाले हैं कि पहले हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, फिर हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और लास्ट केस होगा उसमें वेपर प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों केस कल हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है।